हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ धाकड़ कॉन्सेप्ट। इस सेशन में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर्स 18 तारीख की सुबह जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये 17 तारीख की शाम तक के करंट अफेयर्स हैं। और 17 से एक आध दिन पहले का भी जितने भी सारे करंट अफेयर्स के मेन पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे। और शुरू के जो ये 10 करंट अफेयर्स हैं, स्टार्टिंग में 10 मिनट में डेली आपका 10 से 15 मिनट में कई सारे करंट अफेयर्स आपको डेली दिए जाएंगे। तो इसमें मेन फैक्टर रोज 10 हम करेंगे और ये सारा फिर हम वीक में रिवाइज भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है आज का, थंजावुर नेती वर्क्स एंड अरामवुर वुड कार्विंग्स, ये जो मैंने दो चीजों के नाम लिखे हैं, हैज बीन गिवन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग इनको दिया गया बाय द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। बोथ आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ये दोनों ही किस राज्य से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस देखिए, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये दोनों ही जो है तमिलनाडु से रिलेटेड है। अब आपको मैं कई बार इसके बारे में बता चुका हूं कि जीआई टैग क्या है। जीआई टैग को हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेतक बोलते हैं। जीआई टैग का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र विशेष से संबंधित किसी वस्तु को, वहां का उत्पाद को एक विशेष पहचान देना, ताकि वहां की जो ओरिजिनल चीजें हैं उसी नाम से बिक पाए और दूसरे लोग उस नाम का यूज नहीं कर पाए। तो वहां के जो जो स्टार्टिंग जहां से हो रही है उस वस्तु की, वहां उसको एक पहचान दिलाना। और ये जो आप देख रहे हैं नीचे, ये वुड कटिंग से रिलेटेड होता है। ये गणपति जी बने हुए हैं और ये वुड पे बने हुए हैं और एक सिंगल वुड पे ये सारा बनता है। यानी अगर एक गलती भी अगर होती है तो पूरा खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो ये बहुत ही कारीगरी वाला काम है और इसको जो है इन्होंने तमिलनाडु के तंजावुर नेत्तीवर्ग और आराम वुड कार्विंग को भौगोलिक संकेतक हाल ही में दिया है। अगर जीआई टैग की थोड़ी और दूसरी बात करें तो सबसे पहला जो जीआई टैग दिया था वो दिया गया था दार्जिलिंग टी को। दार्जिलिंग टी को सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था और ये दिया गया था 2004 में। और ये जो जीआई टैग दिया जाता है, ये दिया जाता है गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत। 1999 में एक्ट बनाया था भारत सरकार ने, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, उसी के तहत दिया जाता है। और ये जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है हमारा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, तो वो ये देती है। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है कि कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का हेड कौन है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो है उसका हेड कौन है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अभी हाल ही में मैंने कई सारे जीआई टैग के बारे में आपको बताया था। जैसे अभी हाल ही में मिला है ब्लैक राइस जो है, थोड़ा सा ये नहीं लिखा रहा है, ये ब्लैक राइस, तो ब्लैक राइस इसको मिला है। और ये आपका मणिपुर का है। आपका उसके बाद टेराकोटा है, टेराकोटा को मिला है। तो टेराकोटा कहाँ का है? टेराकोटा गोरखपुर का है। फिर इसके बाद में आपको मिला है सेफ्रन जो है, इस केसर जो है वहाँ की कश्मीर की, उसको मिला है। फिर उसके बाद में आपका मिला है एक तेलिया रूमाल, जो मैंने कल बताया था, कल या परसों बताया था, तेलिया रूमाल। तो ये तेलिया रूमाल कहाँ का है? तेलंगाना का है। और ये भी एक तरीके का कपड़े पे वर्क होता है। फिर आपका एक स्पेसिफिक मैंने सोहराई खोवर बताया था, सोहराई खोवर। तो सोहराई खोवर जो है इसको मिला है झारखंड का, ये भी एक कपड़े पे पेंटिंग वगैरह होती है। इसके अलावा आपको एक कदलाई मिठाई मैंने बताया था, कदलाई मिठाई जो गुड़ वाली मिठाई होती है, कदलाई मिठाई, तो कदलाई मिठाई जो है उसको मिला है। तो ये कई सारे अलग अलग अभी हाल ही में इनको मिला है जीआई टैग, तो ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है कि रॉकेट नेम्ड लॉन्ग मार्च 5B विच फॉल बैक टू द अर्थ आफ्टर वेंट अनकंट्रोल। एक रॉकेट का नाम है 5B, लॉन्ग मार्च 5B। तो ये एक अनकंट्रोल होकर पृथ्वी पर गिरा है और ये बोला जा रहा है कि 30 साल पहले एक रशिया का जो रॉकेट गिरा था और उससे जितनी डेब्रीज जो है अंतरिक्ष का मलबा आया था, उससे ज़्यादा मलबा 30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये गिरा है। और ये न्यूयॉर्क और हमारा जो हॉलीवुड है उसके पास से होता हुआ गुजरा के बाद में गिरा है। तो हो सकता था कि न्यूयॉर्क में अगर गिरता तो बहुत सारा नुकसान भी करता। हालांकि ये अटलांटिक ओशन में गिरा है और साउथ अफ्रीका जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है उसके जस्ट पास में गिरा है, थोड़ा आगे। तो इससे नुकसान तो नहीं हुआ है, यानी किसी जन हानि का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन ये एक बड़ा फॉल्ट है। तो ये आपको बताना है कि लॉन्ग मार्च 5B नाम का जो रॉकेट है, एक किस देश के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा था। यानी कि इस रॉकेट में, जैसे इस तरीके का रॉकेट होता है, तो ये जो रॉकेट है, ये मान लीजिए रॉकेट है और इसमें ऐसे बूस्टर लगे होते हैं, यहाँ पर भी साइड में भी लग सकते हैं। तो ये रॉकेट में यहाँ पर मानव को भेजा जाता है, तो मानव अंतरिक्ष प्रोग्राम का हिस्सा था ये। और यहाँ पे जो भी भेजा जाता है उसको पेलोड बोला जाता है। तो ये इसमें कई सारा उपकरण, मशीन, उपग्रह सारे यहीं पर भेजे जाते हैं।
तो कौन सा देश जो है मानव अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए इसको भेजा जा रहा है, भेजना था, उसका हिस्सा था। साथ ही साथ जो देश की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको और हिंट दूं तो ये देश जो है अंतरिक्ष में ही अपना एक स्पेस स्टेशन भी बनाने वाला है। अभी स्पेस स्टेशन जो है वो रशिया और अमेरिका का ही है, और यूरोपियन यूनियन भी उसमें साझेदार है। तो ये जो देश है उसने 2003 में तीसरा देश बना था जिसने 2003 में मानव भेजा था अंतरिक्ष में, और इसके बाद में ये दूसरे देशों पर भी दूसरे भी मानव मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है, और साथ ही साथ अपना एक अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन भी बनाना चाह रहा है, उसी का हिस्सा है। तो ये है चाइना के लिए एक बड़ा ही फॉल्ट है ये, और ड्रॉबैक भी है चाइना का कि ये रॉकेट जो है उन्होंने लॉन्च किया है, क्योंकि भारत का मानव मिशन चल रहा है और भारत की बराबरी चाइना करना चाह रहा है, लेकिन उसमें ये बहुत दिक्कत आई है इसको, और ये जो है ये रॉकेट यहाँ पर इनका गिर गया है। चाइना के बारे में अगर थोड़ी और बात करें तो चाइना जो है मंगल मिशन पर भी एक अपना भेज रहा है। मंगल मिशन जो है चाइना ने ही नहीं भेजा है, बाकी भारत ने, रशिया ने, सब ने भेजा है। तो तियानवेन 1 करके एक मानव मिशन जो है वो भेजेगा मंगल पर, ध्यान रखिएगा ये मंगल पर भेजेगा। और अगर हम जो मैं बात कर रहा था कि स्पेस स्टेशन बनाने की चाइना बात कर रहा है, और स्पेस स्टेशन के लिए उसने क्या किया है, 2022 तक का टारगेट रखा है। तो 2022 तक ये स्पेस स्टेशन बना देगा। तो इसका जो उसने नाम रखा है, तियांगोंग नाम रखा है। इंग्लिश में अगर लिखूँ यहाँ पर, तियांगोंग, ये उसने नाम रखा है। तो तियांगोंग फर्स्ट तो उसने पहले ट्रायल के रूप में भेजा था, तियांगोंग 2 इसका नाम रखेंगे। और ये जो रॉकेट है इसका प्रोटोटाइप अभी भेजा गया था, तो इसमें मानव तो नहीं था, लेकिन फिर भी इनके अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए एक बड़ा झटका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो Y2K समस्या जिसका हाल ही में अखबारों में जिक्र था, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उसमें Y2K समस्या जो है ईयर 1997 में कंप्यूटर वैज्ञानिकों के सामने अपीयर हुई थी, और 2000 के साल से संबंधित थी। यानी पहले कंप्यूटर जो है लास्ट के 2 ईयर ही लेता था, 97, 98 उस तरीके से। जब 2000 का साल आया तो लगा कि अब ये 00 है तो कंप्यूटर कन्फ्यूज हो जाएगा और डेटा मैनेजमेंट में बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उसी से संबंधित है Y2K यानी मिलेनियम समस्या है। तो ये किससे संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित है। मोदी जी ने अपने भाषण में इसका जिक्र किया था कि इस समय भी भारतीय वैज्ञानिकों ने, यानी भारतीय टेक्नोलॉजिस्ट ने इस समस्या के सुलझाने में बड़ा योगदान दिया था। तो भारत में बड़ी पोटेंशियल है, और भारत जो है आगे भी विश्व को एक दिशा प्रदान कर सकता है। तो ये Y2K समस्या कंप्यूटर से संबंधित थी। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने $145 मिलियन का एक समझौता पश्चिम बंगाल के साथ में साइन किया है। किस नदी घाटी क्षेत्र में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण का कार्य करने के लिए प्रस्तावित है? तो नदी घाटी क्षेत्र क्या होता है? जैसे एक रिवर बह रही है, मान लीजिए इस रिवर में छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, या यहाँ से पानी जो है बह के इसमें आता है, ये इसमें आता है, तो इसको कमांड एरिया बोलते हैं। यानी टोटल एरिया जहाँ से उसको पानी मिलता है उसको कमांड एरिया बोलते हैं। तो वहाँ पे सिंचाई की सुविधाएं, जैसे यहाँ डैम बना दिया आपने, तो सिंचाई की सुविधाएं इधर उधर नहरें निकाल सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बाढ़ आती है, एक साथ इतना पानी का फ्लो होता है, इन सब का पानी मिलके एक साथ इस नदी में आता है, और यहाँ पर बाढ़ की समस्या हो जाती है। तो बाढ़ नियंत्रण इन सब के लिए वर्ल्ड बैंक ने $145 मिलियन का एक समझौता साइन किया है पश्चिम बंगाल के साथ में। तो आपको बताना है किस नदी घाटी क्षेत्र के लिए या किस रिवर वैली का कमांड एरिया जो है उसके लिए साइन किया है। तो इस का नाम है दोस्तों दामोदर नदी जो है वो बहती है, और दामोदर नदी जो है वो बंगाल का शोक भी कहलाती है। सॉरो ऑफ बंगाल, बंगाल का शोक। तो डेढ़ जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है। बंगाल का शोक, सॉरो ऑफ बंगाल, बंगाल का शोक भी कहलाती है, क्योंकि इसकी बाढ़ से वहाँ पर बहुत सारा नुकसान होता है। जैसे बिहार जो है, बिहार एक राज्य है, तो कोसी नदी जो है, कोसी यहाँ ऑप्शन में मैंने दिया होगा, हाँ ये रहा 3rd नंबर, कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहलाती है। तो वहाँ पर बिहार में बहुत सारी तबाही इससे होती है बरसात के मौसम में, वैसे ही बंगाल का शोक है। तो इस सहायता से वो क्या करेंगे, इस नदी घाटी में बहुत सारा इरिगेशन का काम भी करेंगे, और छोटे मोटे डैम वगैरह बना के इस बाढ़ नियंत्रण को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्टेडियम को हाल ही में कोविड-19 के लिए संगरोध केंद्र में तब्दील करने का काम किया जा रहा है। संगरोध जो है क्वारंटाइन का हिंदी शब्द है, अगर आपने क्वारंटाइन का हिंदी शब्द नहीं देखा होगा तो क्वारंटाइन का हिंदी शब्द है संगरोध, के लिए यहाँ पर तब्दील करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर 2011 का विश्व कप आयोजित हुआ था, इसी क्रिकेट विश्व कप में। तो दोस्तों ये विश्व कप है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है,
और यहाँ पर जो यहाँ पर जो बीएमसी है, बीएमसी यानी बृहद मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, और इस ये विश्व का, भारत का सबसे बड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसका बजट करीब 30,000 करोड़ का होता है। तो इसने महामारी एक्ट, मैंने आपको बताया था 1897 एक महामारी एक्ट राज्यों ने और केंद्र ने लागू किया है। इसी महामारी एक्ट के तहत इसने मुंबई क्रिकेट कंट्रोल एसोसिएशन जो है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन जो है, उसको ये लेटर लिखा है कि आपको जो है वानखेड़े स्टेडियम में सुविधा प्रोवाइड करनी है, और करीब 1 लाख बेड का इनका टारगेट है। और दूसरे जो सुरक्षाकर्मी है हमारे, डॉक्टर्स नर्सेस वगैरह, उनके ठहरने का भी यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी, साथ में क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया जाएगा। तो वानखेड़े स्टेडियम है। अरुण जेटली स्टेडियम की अगर हम बात करें तो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है, और अरुण जेटली स्टेडियम का पुराना नाम फिरोज शाह कोटला मैदान था। ईडन गार्डन कोलकाता में, ग्रीन पार्क कानपुर में है। तो ये सारे स्टेडियम के नाम मैंने लिखे हैं यहाँ पर। चलिए आगे बात करते हैं कि निम्न में से किस कंपनी के द्वारा एक स्मार्टफोन सरफेस ड्यूओ लॉन्च किया जा रहा है। ये सरफेस ड्यूओ है, और ये जो है एंड्रॉइड 10 पर बेसिस होगा। तो आपको बताना कौन सा है। ये मैंने एक पिक भी ली है दोस्तों। ये जो है ये यहाँ से फोल्डेबल है, यानी आप इसको इधर से और इधर से फोल्ड करेंगे तो एक्चुअली 2 सरफेस है। ये सरफेस पर भी आपको पिक्चर दिखेगी, ये सरफेस पर भी आपको पिक्चर दिखेगी, और एक अगर मान लो बुक पढ़ रहे तो दोनों पे एक साथ आ सकेगी। ये पूरी लाइन आएगी उसकी बुक की ऐसे, और आप चाहेंगे तो ये अलग अलग भी हो सकता है। तो एक अच्छी नई टेक्नोलॉजी पर फ़ोन आ रहा है। तो ये कौन लॉन्च कर रहा है? तो ये टेक्नोलॉजी जाइंट है माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है लॉन्च कर रहा है, और मैंने इसलिए इसको इंक्लूड किया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली विंडोज़ के बेसिस पर प्रोग्राम देता है, लेकिन ये एंड्रॉयड 10 के बेसिस पर दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट। तो सरफेस ड्यूओ ये फ़ोन माइक्रोसॉफ्ट लेके आने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में राज्यों के द्वारा अपने जीडीपी पर उधार लेने की सीमा 3% से बढ़ाकर कितना कर दी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो जीडीपी होता है, जीडीपी मैं पहले भी बता चुका हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, हिंदी में इसको सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है। ये किसी भी बाउंड्री, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, तो इंडिया की बाउंड्री में एक साल के अंदर कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोडक्शन हुआ है, उनका वैल्यू कितना है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हैंडीक्राफ्ट का 1 लाख करोड़ का आइटम बनाया या 1 लाख का आइटम बनाया, उसी के अनुसार एक सीए ने 2 लाख रुपए की सर्विसेज दी, तो ये इनका सबका वैल्यू मिलाकर जीडीपी निकलता है। तो राज्यों का भी उसको बोलते हैं जीएसडीपी। जीएसडीपी का मतलब होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जो है ये राज्यों का होता है। इसके बेसिस पर केंद्र सरकार एक निश्चित प्रतिशत के दौर पर लोन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहले सीमा 3% थी। मान लीजिए किसी राज्य का जीडीपी 1 लाख करोड़ है, तो 1 लाख करोड़ का 3% राज्यों को लोन दिया जाता था सेंटर के द्वारा। अभी चूंकि कैश क्रंच चल रहा है राज्यों के पास में और बहुत दिक्कत आ रही है कोविड-19 के कारण, तो उन्होंने बोला है कि 3% से बढ़ाकर कितना कर दे ताकि उनको लिक्विडिटी हो जाए। हालांकि 3% से बढ़ाकर जितना भी करेंगे उसमें जो पैसा केंद्र सरकार देगी उसमें से कुछ तो उनको वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना सरकार ने बोली है कि वन नेशन वन राशन कार्ड, जो कहीं से भी आप जो है माइग्रेंट लेबर्स वगैरह दूसरे लोग कहीं से भी राशन ले सकें, उस पर खर्च करना पड़ेगा, और बाकी सारी और भी बंदिशें लगाई हैं। तो यहाँ पे 5% इन्होंने करने का बोला है, और अभी ये जो सारे राज्यों का जितना भी जीडीपी उसका 5% का कोटा होगा उसमें से उठा सकेंगे। और अभी तक केवल सारे राज्यों का मिला दें तो केवल 14% ही राज्यों ने उठाया है इसका, यानी 86% लेना बाकी है। और ये एक बड़ा मूव हो सकता है राज्यों के लिए उनके कैश क्रंच को दूर करने के लिए। तो 5% इसने कर दिया है। केवल ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए ही किया है, ध्यान रखिएगा, अगले साल के लिए नहीं, केवल 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए ही किया है। आगे बात करते हैं जेम ट्रिनिटी, जो हाल ही में चर्चा में था, उसने निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। जेम ट्रिनिटी, मोदी जी ने जिक्र किया था कि जेम ट्रिनिटी जो है बहुत ही एक गेम चेंजर साबित होगा, जिसके माध्यम से सीधा अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं। तो ये 2015 में इसको पहली बार कॉइन किया गया था इस टर्म को, और बहुत ही चला बाद में। तो जेम ट्रिनिटी जो है इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो जेम का मतलब होता है जनधन, आधार और मोबाइल। जनधन अकाउंट्स, आधार आपका कार्ड और मोबाइल, यानी आपके जो जनधन खाते हैं वो आधार से लिंक हो जाएं, और आपको उसमें जो एक यूनिक फीचर है मोबाइल नंबर, वहाँ पे आपको ये भी पता लग जाएगा आपके खाते में पैसा आया है गया है। तो इन सबको अगर मिला दे तो जनधन, आधार और मोबाइल की ट्रिनिटी बनती है। उसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए मनी शामिल नहीं है, आधार है, मोबाइल है और बैंक अकाउंट्स है, जिसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना वाले खाते हैं सारे। तो ये जेम ट्रिनिटी जो है ये लोअर लेवल पे और अभी भी काम आ रही है। सीधा सरकार जो है प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण योजना, उसमें सीधे खातों में 1000 रुपये जो दिए जा रहे हैं वो इसी के बेसिस पर
दिए जा रहे हैं। और इसमें एक और जो है पहल योजना या डीबीटी, डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का मतलब भी यही है कि कोई भी सब्सिडी जो सरकार देती है, तो सब्सिडी में बहुत लॉस होता था सरकार को, जिसको मिलनी चाहिए थी उसको नहीं मिलती थी, गलत फ़ायदा लोग उठाते थे। तो अब डीबीटी के थ्रू सीधा खाते में आ जाएगी, तो उसी को सब्सिडी मिल जाएगी। जैसे गैस की टंकी का आप एग्जाम्पल लें, तो गैस की टंकी पे पहले आपको 400 रुपये में मिलती थी, एक्चुअली टंकी 800 की थी, लेकिन जो 400 रुपये का जो सब्सिडी था वो कंपनियों को मिलती थी। अब आपको बोला है कि आप 800 रुपये ही पे करिए और जो 400 की सब्सिडी वो आपके खाते में ही चली जाएगी, तो सीधा मिल जाएगी। तो पहले जो हॉकर्स वगैरह थे वो ब्लैक मार्केटिंग कर देते थे क्योंकि सस्ती पड़ती थी, 400 की वो 500 में बेच देते थे। अब वो नहीं बेच पाएंगे क्योंकि 800 में मिलेगी, और 800 में मिलने के बाद में वो कितने में बेचेंगे। प्लस अगर किसी ने बेच भी दी तो उसकी सब्सिडी तो जिस खाते से वो टंकी उठा रहा है उसी के खाते में सब्सिडी जाएगी। तो ये एक बड़ा ही चेंज है यहाँ पर, और ये जेम जो है बड़ा सहयोग है जेम का इंडियन मनी ट्रांसफ़र में। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में एक नई मशीन खरीदी गई जो रोज 1200 कोविड-19 टेस्ट रोज करने की क्षमता रखती है, को राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को सौंप दिया गया है इस मशीन को। तो 1200 टेस्ट एक साथ कर पाएगी। तो उस मशीन का क्या नाम है? तो उस मशीन का नाम है कोबास 6800 मशीन है। हमारे जो चिकित्सा मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह राठौड़, उन्होंने एनसीडीसी को सौंपी। एनसीडीसी ये मैंने लिखा है यहाँ पर, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। तो ये जो एक संस्था है, इस संस्था की स्थापना 1963 में हुई थी और ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। और ये जो मशीन है ये आरटीपीसीआर जो एक टेस्ट का टाइप है, उसके आधार पर ये जो है 1200 टेस्ट करेगी। तो अभी 24 घंटे में 1200 टेस्ट, ये एक बड़ी कैपेसिटी होगी करने के लिए। अब देखिए आगे बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हाल ही में कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 मई को इसको मनाया गया है। 15 मई को मनाने के में इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है फैमिलीज़ इन डेवलपमेंट, फैमिलीज़ इन डेवलपमेंट। तो ये इसकी थीम है और 1993 से ये हर साल मनाया जा रहा है। तो ये आपका इंटरनेशनल डे है। अभी एक बार जैसे ही आपका मई खत्म होगा तो मैं मई से रिलेटेड सारे डेज 1 को क्या मनाया, जैसे लेबर दिवस मनाया, 2 को क्या मनाया है, तो 2 को टूना दिवस मनाया है। तो ये अलग अलग देश जो है, 11 मई को जैसे टेक्नोलॉजी दिवस मनाया, 12 मई को नर्सेज डे मनाया। तो ये सारे एक साथ में लेकर आऊँगा आपको रिवीजन के लिए। तो आज के लिए 10 क्वेश्चन है, 10 से 15 मिनट का वीडियो, छोटे छोटे वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि ईजिली आप कहीं पर भी बैठकर रोज़ के 10 फैक्ट आप रिवाइज कर पाएँ। और ये मैं उन्हीं फैक्ट को ले रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है। तो आप रिवाइज करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।